या जिसको आप शीत पित्त आयुर्वेद में कहते हैं, उदर्द कहते हैं और कोट कहते हैं। जब भी मैं पढ़ता हूँ तो हम दोनों ही विषय पढ़ते हैं, मतलब जब भी किसी व्याधि के बारे में हम अध्ययन करते हैं तो एक आयुर्वेद का छात्र जो है वो आयुर्वेद का भी अध्ययन करता है और मॉडर्न का भी अध्ययन करता है, और उसको दोनों के विषय में पता होता है, मतलब वो डबल मेहनत करता है। और उसके बाद जो व्यक्ति आयुर्वेद को बहुत गूढ़ तरीके से पहचानने का प्रयास करता है तो वो तुलनात्मकता बहुत अच्छी तरह से कर सकता है। देखिए, सिंपल सी बात ये है कि जिसने दोनों रास्तों पर चला हो वो तो ये बता सकता है कि यार कौन सी चीज जो है रिच है, मतलब कौन सी चीज जो है। तो जब हम पढ़ते हैं तो अगर आप ये देखेंगे कि मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि भाई अर्टिकेरिया ही है ना। अर्टिकेरिया को आयुर्वेद में लोग शीत पित्त कहते हैं। 3 वर्ड आते हैं एक्चुअली में, शीत पित्त, उदर्द और कोट, ठीक है। तो आयुर्वेद जो है वो बहुत ही सूक्ष्म रूप में चला जाता है ड्रग सिलेक्शन के मामले में भी। मतलब आप ये देखोगे कि जो ड्रग्स हैं वो कम पड़ जा मतलब ऐसा लगता है कि मतलब इतनी ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है कि जिसकी कोई हद नहीं। और हम समटाइम वी डू ए रॉन्ग चॉइस ऑफ ड्रग। मान लीजिए कि आपने और कुछ नहीं तो शीत पित्त भंजन रस यूज कर लिया, पर आपको रिजल्ट मिलता है अर्टिकेरिया में। आपको और कुछ नहीं तो उसने कहा कि भाई मुझे कंडू हो रहा है, मुझे दाह हो रहा है, आपको नहीं मालूम पड़ा कि दिस इज द पेशेंट ऑफ शीत पित्त। आपने उसको अकॉर्डिंगली क्या किया कि रक्त दुष्टि मानकर ट्रीट किया तो भी आपको रिजल्ट मिलता है। कंडू मानकर आप उसको कफज विकार मानते हैं तो भी उसका रिजल्ट मिलता है। लोग कहता है कि भाई वहां पर थोड़ा सा कृष्णवर्ण देखकर आप उसको वातज मान लेते हैं और उसको देखकर अगर आप कुछ देते हैं तो भी आपको रिजल्ट मिलता है। तो सवाल क्या है कि अर्टिकेरिया जो है वो केवल अर्टिकेरिया है, वो ना तो वातज है, ना वो पित्तज है, ना कफज है। हेपेटोमेगेली केवल हेपेटोमेगेली है, स्प्लीनोमेगेली केवल स्प्लीनोमेगेली है। अब हमारे यहाँ क्या करते हैं कि जब वो उसको हम कहते हैं कि वातज यकृत वृद्धि है, यानी कि विकृत, अब उसमें भी फिर वो और अंदर चले जाते हैं कि भाई मान लिया कि वो यकृत वृद्धि है, पर वो क्यों है भाई? वो 7 गुण है, तत्र रूक्षो लघु शीता सूक्ष्म जलो तो विषदा खरा। अब उसमें भी वेदर इट इज ए फ्रॉम रूक्ष गुण, या फिर उसमें से हो सकता है कि 2 गुण 3 गुण, या फिर 3 गुण मिलकर आपस में कर रहे हैं 4 गुण 7 गुण, यानी कि वो एक एंडलेस कॉम्बिनेशन जो है वो क्रिएट करता है। और उस एंडलेस क्रिएशन जो बैठता है वो एक्चुअली में एंडलेस काउंट नहीं होता, वो एक्चुअली में 62 काउंट पर जाकर बात बैठती है। उस 62 काउंट पर जो कि 62 नंबर है, जो 62 नंबर है, उसी 62 नंबर को आप देखोगे कि सूत्र स्थान में उतने ही रस के प्रकार दे रखे हैं, 63 रस के प्रकार दे रखे हैं। फिर आप सूत्र स्थान में आप ये भी देखोगे कि जो वात के वृद्धि, क्षय और संसर्ग और सन्निपात और एकल दोष से जो वो भी है 62। आप स्नेहन में कल्पना देखोगे तो जो स्नेह की कल्पनाएं हैं वो भी 63 है। यानी कि कोई ये ऐसा नहीं है कि वो मतलब आप हर जगह पर एक कल्पना को एक दोष के अनुसार बैठा सकते हो, उसके लिए एक बहुत सूक्ष्म अभ्यास की आवश्यकता है। आज मैं आपके साथ अपना जो मैं सोचता हूं, मतलब अगर आप उसको शीर्षक देना चाहें तो शीत पित्त उदर्द और कोठ का रस धातु के संदर्भ को में कैसे लें, या उनका क्या रस धातु के साथ संबंध है और उनको हमको कैसे ट्रीट करना है। और सबसे पहले देखते हैं कि भाई मॉडर्न वाले जो हैं वो इसके बारे में क्या सोच रही है ना। या जो ये है क्या नाम है इसका, तो अर्टिकेरिया जो है वो एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन मानी जाती है, जो कि विच इज मैनिफेस्टेड बिकॉज ऑफ द एलर्जेंस, है ना। और
ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम इंडस्ट्रियलाइजेशन या एग्रीकल्चर का जो एरिया है वो मैंने देखा है कि कुछ गांव वालों को हो जाती है एकदम, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर घास में या किसी प्रकार की जो खाद है या जो किसी प्रकार के पेस्टिसाइड वो यूज करते हैं, या कारखानों में काम करने वाले व्यक्तियों को अक्सर मैंने ये देखा है। तो क्योंकि हमारे यहाँ दोनों ही हैं, कपास कॉटन की, और यहाँ पर मैंने ये देखा है कि अर्टिकेरिया के रोग बहुत मिलते हैं। दूसरा, जो बच्चे हैं वो क्या करते हैं, जैसे शेक पी रहे हैं, साथ में बर्गर खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं, मतलब बच्चे क्या, हम लोग भी ऐसा करते हैं, और इस वजह से जो एलर्जिक प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं। अब शीत पित्त जो है उसमें अगर आप देखें तो शीत पित्त पर सबसे पहले थोड़ा सा गौर करना कि शीत पित्त जो है वो कैसे होता है। कि शीत, सबसे पहले क्या, शीत, है ना। अब जब मैं शीत कहता हूं तो शीत माने दो गुण आ जाते हैं। एक गुण आ जाता है, एक वात का गुण आ जाता है और एक कफ का गुण आ जाता है ना। तो शीत पित्त में जो शीत गुण है वो कफ का शीत है और वात का शीत है। अब जो कफ का शीत है वह कैसा है, स्निग्ध है, और जो वात का शीत है वो कैसा है, रूक्ष है। वृक्ष है। ठीक है ना। जो कफ का शीत है वो स्निग्ध है, जो वात का शीत है वह रूक्ष है, और वो एक ही स्थान त्वचा पर जाकर इकट्ठे हो जाते हैं। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप इस बात को? हाँ जी सर। ठीक है। जी सर। तो अब वो जो कफ का शीत शीत स्निग्ध और वात का शीत रूक्ष आपस में मिलकर पिच्छलता को उत्पन्न करते हैं। किसको उत्पन्न करते हैं? पिच्छलता को। पिच्छलता को। तो अब ये तो त्वचा स्थान पर क्या हुआ, त्वचा के स्थान पर, यानी कि रससार, है ना। रससार, आप अगर पूरी संहिताएं छान मारिए आपको रससार नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, त्वक्सार मिलेगा। यानी कि रस धातु का जो इंटीमेटली स्थान है दैट इज त्वक। अब क्या हुआ कि ठंड के स्पर्श से, जो कि कैसा था, कफ स्निग्ध, तो उससे रस को कोई दिक्कत नहीं होती, परंतु जब कफ का शीत स्निग्ध इंटरमिंगल्ड होता है वात के शीत रूक्ष के साथ, तो वहां पर वो क्या कर देता है, पिच्छलता को उत्पन्न कर देता है। यहां तक अगर आपको बात समझ में आ गई हो तो ठीक है कि नहीं? जी सर, हाँ जी। ठीक है। अब क्या हुआ, साथ में एक प्रॉब्लम और हुई कि इस शीत स्निग्ध शीत रूक्ष के साथ पित्त का गुण और आ गया, और इस पित्त का इन्वॉल्वमेंट कैसे हुआ कि जो शीत गुण है वो पित्त के ऊष्मा के गुण को कम कर देता है। ठीक है, संप्राप्ति आपको समझ में आ रही है? हाँ जी सर। हाँ जी सर, है ना। हाँ जी। शीत स्निग्ध कफ और शीत रूक्ष त्वक स्थान पर बैठे, वहां पर पिच्छलता उत्पन्न हुई, और वहां पर पिच्छलता उत्पन्न करने के पश्चात उन्होंने पित्त के ऊष्मा गुण को कम कर दिया, जिसके फलस्वरूप अग्निमांद्य उत्पन्न हुआ। ठीक है जी। और जब वो अग्निमांद्य उत्पन्न हुआ तो पित्त का गुण जो होता है सर्प, तो वो एक पूरी तरीके से तेजी से फैलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से त्वचा में क्या होता है कि त्वचा में एकदम लगातार फैलने से रोगी को एकदम ही अचानक एक फ्लेयर उत्पन्न होता है, एक चकत्ता सा उत्पन्न हो जाता है जगह में, जगह जगह। ठीक है, बात समझ में आई आपको? हाँ जी सर। जी सर। यस सर। पिक्चर क्लियर हो रही है? हाँ जी सर। हाँ जी सर। तो अब जो शीत रूक्ष शीत स्निग्ध पिच्छलता उत्पन्न, फिर उन्होंने क्या किया, पित्त की ऊष्मा को कम कर
फिर उस पित्त में विधा उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि ऊष्मी कम गुण होने के कारण विदग्धता उत्पन्न हुई, और उस विदग्धता के कारण क्या हुआ? विसर्पण हुआ। क्या हुआ? विसर्पण हुआ। और वह विसर्पण कैसा हो सकता है? वो दो प्रकार से विसर्पण हो सकता है, बहिर्विसर्पण और अंतः विसर्पण। ठीक है, बहिर्विसर्पण और अंतः विसर्पण। ठीक है ना? तो अब इस प्रकार से क्या होता है कि त्वचा के ऊपर एक वर्तुलाकार आपको दिखाई देगा। वर्तुलाकार मोहन है कि चली गई? चकते सर। अच्छा, मोहन जी हैं, ठीक। हाँ, तो वर्तुलाकार उत्सेद उत्पन्न हुआ, एक शोफ उत्पन्न हुआ। शोफ उत्पन्न होकर और जो वर्तुलाकार था उसमें क्या हुआ? उसके पश्चात उसमें उस रोगी को वो कहता है कि मेरे को यहाँ पर ये गोल गोल चकत्ते पड़ गए हैं, और ये अचानक ही फैले। कैसे फैले हैं? अचानक ही फैले हैं, और मुझे जो है यहाँ पर ईचिंग हो रही है, एंड आल्सो आई एम फीलिंग फीवर टू। बात समझ रहे हैं आप इसको? जी सर। ठीक है। आई एम हाँ, I am suffering from itching, I am suffering from fever, which is and I have the prickling sensation in my skin, और मुझे उल्टी भी हो गई, और ऐसा लग रहा है जैसे कोष्ठ में विदा हो रहा हो। तो ये जो है ये शीत पित्त की संप्राप्ति को बताता है। अब यहां तक आपको समझ में आ गई ये शीत पित्त कैसे हुआ? हाँ जी सर। अब उसके बाद क्या होता है कि शीत पदार्थ, अब कई लोगों को मतलब कुछ लोग जो है ना वो बड़ा आजकल ये जो नौजवान लड़के होते हैं या लड़कियां होती हैं, लड़कियां अक्सर वो क्या करती हैं कि ठंडी में जो है ना वो आइसक्रीम खाने का मजा अलग है ना। वो कहते हैं हम तो ठंडी में आइसक्रीम खाते हैं। तो क्या होता है कि जो ठंड में, शिशिर ऋतु में या हेमंत ऋतु में अगर आप ठंड वाली चीज अधिक खा रहे हैं तो उसके फलस्वरूप जो है वो क्या उत्पन्न होता है? उदर्द उत्पन्न होता है। यानी कि एकदम ही ठंड लगकर ठंडी यानी कि शीत युक्त पदार्थ को खाने से यदि पूरे शरीर पर अगर जो है गोल रंग के उत्सेद उत्पन्न होते हैं तो वहां पर उदर्द नाम का फ्लेयर आता है। ठीक है, जो शीत पित्त में आ रहा था उसमें शीत पित्त में वात की प्रधानता से फ्लेयर आ रहा था, जिसमें तोद युक्त ज्वर था। ये बात समझ रहे हैं आप? जी सर। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा सा और आपको क्लियर करता हूं, उदर्द की संप्राप्ति को समझाने का प्रयास करता हूं कि जो शीत गुण है, अब हमने ये तो कह ही दिया कि भाई ये शीत गुण जो है वो वात का भी है और कफ का भी है, और रूक्ष और स्निग्ध जो है वो एक दूसरे के विपरीत है। परंतु उदर्द की संप्राप्ति में कफ के शीत गुण की वृद्धि अधिक होती है, जबकि शीत पित्त की संप्राप्ति में वात के शीत गुण की अधिकता होती है। ये बात क्लियर होगी आपको? हाँ जी सर। ठीक है ना? अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब एक क्या कहते हैं उसको, ट्विस्ट है कि भाई दोनों का शीत तो है। शीत पित्त की संप्राप्ति में वात का रूक्ष गुण अधिक होता है, जबकि उदर्द की संप्राप्ति में कफ का शीत गुण जो है वह अत्यधिक होता है, और जिसके फलस्वरूप क्या होता है, उस कफ का शीत गुण जो है वो बढ़कर अग्निमांद्य को करता है, और जब अग्निमांद्य होता है तो राग व कंडू आदि लक्षण अत्यधिक उत्पन्न होती है। वहां पर क्या था? राग, कंडू और तोद युक्त ज्वर। समझ रहे हैं आप? हाँ जी सर। शोफ और कंडू दोनों मिलता है, लेकिन शीत पित्त में वात की प्रधानता और उदर्द में कफ की प्रधानता। कफ में रोगी जो है वो ईचिंग को ज्यादा बताएगा, और एक पर्टिकुलर हमने बता दिया आपको कि एक पर्टिकुलर क्या है, एक पर्टिकुलर स्थिति माने सीजन,
शीत ऋतु में कोई आया, हेमंत और शिशिर, इट मीन्स कि जनवरी, दिसंबर, जनवरी, ठीक है ना, दिसंबर जनवरी। यहां पर कोई आदमी ठंड को लेकर, ठंड के पदार्थ के खाने से फ्लेयर लेकर आता है, तो मैं जो संप्राप्ति बनाऊंगा वो उदर्द की बनाऊंगा। ठीक है जी। हाँ जी, ठीक है सर। जी सर। अब यहां पर क्या होगा कि क्यों, क्योंकि कफ और रस का क्या है, आशय आशय संबंध है। तो कफ जो है वो रस के स्थान यानी कि स्किन पर बहुत अत्यधिक वृद्ध हो जाता है। और कफ और रस दोनों ही कैसे हैं, जल महाभूत प्रधान। तो जल महाभूत प्रधान होने के कारण, जल महाभूत प्रधान होने के कारण क्या करते हैं, ये वहां पर शोथ की उत्पत्ति यानी कि इडीमा को उत्पन्न कर देते हैं। और अशुद्ध रस की उत्पत्ति जो है, जिसे हम इडीमा कहते हैं, वहां पर इकट्ठा हो जाता है। ठीक है जी। अब यहां पर चिकित्सा करते वक्त विरुद्ध गुणात्मक चिकित्सा करें हम, तो रस व कफ का शीत गुण वृद्ध यानी कि उष्ण गुण चिकित्सा जो है वो हमको करनी होगी। अब इसके बाद एक और आता है, दैट इज कॉल्ड कोठ। कोठ कैसे उत्पन्न होता है, कई बार क्या होता है कि हम वमन जो है वो सही तरीके से नहीं करा पाते, और या वृद्ध पित्त, कफ और अन्न, यह जो है वेग का अवरोध हो जाता है। कांजी का सेवन करके यदि हम कुछ लवण पदार्थ का सेवन करते हैं तो जो है कोट हो जाता है। केले विद दूध यानी कि वो जो बनाना शेक लोग पीते हैं उसकी वजह से भी कोट हो जाता है। या जो टमाटो सॉस होती है उसका अत्यधिक सेवन करना, मतलब हरी चटनी मिलाकर और फिर वो जो हम सैंडविच खाते हैं, वह भी जो है वो कोट को उत्पन्न कर सकता है। और यह कब उत्पन्न होता है, ये वर्षा ऋतु में उत्पन्न होता है। किस ऋतु में उत्पन्न होगा, वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु। तो वर्षा काल में जो है वो असम्यक वमन से क्या होता है, जो उत्कृष्ट दोष है वह शरीर से बाहर नहीं आएगा। दैट्स वाई वर्षा ऋतु में जो लोग वमन कराने का प्रयास करते हैं, एक्चुअली में वहां पर कफ को उत्कृष्ट करना अत्यंत मुश्किल कार्य होता है, जिसके फलस्वरूप ये गलती हो जाती है कि रोगी को जो है वो दोष जो है उसका उत्क्लेशन, कफ का उत्क्लेशन बहुत मुश्किल से होता है। तो उस उत्क्लेशन को ना कर पाने के कारण क्या होता है, कफ और पित्त जो हैं वो रस धातु को दुष्ट कर देते हैं, जिससे कंडू व राग युक्त मंडल जो है वह उत्पन्न होते हैं। ठीक है जी, ये समझ में आया आपको? हाँ जी सर। अब कफ, पित्त व अन्न, इनके वेग के अवरोध से कोट उत्पन्न होता है। और कांजी कैसी है, अम्ल रसात्मक द्रव्य उत्पन्न करने वाली। और जो बीन लवण है, जो लवण है, वो क्या करते हैं, वो जैसे टमाटो है, ये क्या करते हैं, ये कफ और पित्त जो है उसका उत्क्लेश करके रक्त धातु की दुष्टि उत्पन्न करते हैं, जिसके फलस्वरूप कोठ जो है वो उत्पन्न होता है। यानी विरुद्ध आहार के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है वर्षा ऋतु में, दैट इज कॉल्ड कोट। अब जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि शीत पित्त जो है उसमें कफ और वात दोष मिलकर पित्त को दूषित करते हैं, परंतु वात अधिक के कारण वेदना जो है वो अत्यधिक होती है। उदर्द में कफ और वात दोष पुनः पित्त को बिगाड़ते हैं, परंतु कफाधिक्य के कारण कंडू होता है। और कोठ में क्या होता है कि असम्यक दोषों के उदीर्णता के कारण कफ और पित्त की दृष्टि से कोठ का निर्माण होता है। इज इट क्लियर टू यू, ऑल ऑफ यू? हाँ जी सर। जी सर। क्या मैं ये समझा पाया आपको? जी सर, बिल्कुल। जी सर। शीत पित्त जो है ये एक्चुअली में एक सिम्टम है। क्या है? सिम्टम। अब ये एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि हर जगह आपको अर्टिकेरिया ही कह के मिले। क्या हो सकता है, यदि कई बार क्या होता है कि कोई लूता को क्या कहते हैं, उसमें मकड़ी ने काट लिया तब भी शीत पित्त हो जाता है।
पैतृक ज्वर सन्निपातिक स्थिति में जो है वह जो है शीत पित्त उत्पन्न करता है। कफ ज्वर भी सन्निपातिक स्थिति में शीत पित्त उत्पन्न कर सकता है। अब यहाँ पर हमको ये देखना बहुत जरूरी है कि देखिए शीत पित्त को यहाँ पर कोई भले ही इसको डिसीज मानकर ट्रीट करे, परंतु ये एक सिम्टम है। इस सिम्टम को हमने देखना होगा कि ये फिट कहाँ हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने कफ, वात और पित्त तीनों की संप्राप्ति का समावेश इसमें देखा, यानी कि एक सन्निपातिक स्थिति है जो कि दूषी विष यानी कि किसी स्पाइडर के काटने से, किसी जैसे कि आपने देखा होगा वो क्या नाम है उसका, भौरा काट ले, है ना? हाँ जी सर। तो भी एकदम फ्लेयर होता है। कफ ज्वर, पित्त ज्वर की सन्निपातिक स्थिति में विष का अगर कोई तृतीय वेग आ जाए ना तो भी शीत पित्त हो जाता है, एकदम तेजी से फ्लेयर होता है। तो हमको ये भी देखना होगा कि भाई किसी सांप सूप ने तो नहीं काट लिया हाँ जी सर। कि नहीं? जी सर। हाँ जी बिल्कुल। इसमें हंसने की बात नहीं है भैया। वर्षा ऋतु में सर शीत पित्त के बहुत केसेस आते हैं। हाँ, इट मीन्स कि अब आपने क्या करना है कि वर्षा ऋतु में जो केस आ रहे हैं दैट इज द केस ऑफ कोट, नॉट शीत पित्त। ओके सर। ठीक है ना? अब क्या होता है कि अगर मैं निदान लिखना शुरू करूं तो भाई शीत वायु के सेवन से, तो शीत वायु के सेवन से शीत पित्त का उत्पन्न होगा। शीत जल के स्पर्श से उदर्द उत्पन्न होगा, और कफज द्रव्य के सेवन से तो उदर्द उत्पन्न होगा। वेग का धारण करने से कोढ़ उत्पन्न होगा। कृमि की उपस्थिति से कोढ़ उत्पन्न होगा। दूषी विष के कारण कोढ़ उत्पन्न होगा। अति लवण और मधुर का सेवन करने से कोढ़ उत्पन्न होगा। कांजी, ठीक है ना? कांजी माने वो पीते हैं ना हम, कांजी समझते हैं आप? हाँ जी सर। अगर कांजी समझते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कांजी अगर आप देखोगे ना तो वो क्या करते हैं कि एक तो क्या है कि ना मुझे धीरे धीरे क्या हो रहा है, काली गाजरों की तो बनाते हैं। हाँ, उसमें ना वो छोटे छोटे वो दही जो छोटे छोटे दही बड़े भी डालते हैं वो। सर जलजीरा सा होता है जो। हाँ, जलजीरा, वो कांजी बड़ा और जलजीरा वो एक ही आदमी। और अक्सर आप देखोगे अगर आप राजस्थान वाली देखो ना तो राजस्थानी लोग जो है ना वो कई लोग मटके में भर के ना उसको और लेके निकलते हैं ठेले पे। उसमें कांजी बड़ा भी होता है और उसमें जलजीरा भी होता है, और वो अपना लाल सी टोपी और वो पहनकर और वो लेके चलते हैं। हाँ जी सर। पता नहीं अब आप लोगों ने हमारे शहर में शुरू हुए हैं अब आजकल। अच्छा, शुक्त सेवन, सुरा, कांजी और असम्यक वमन, इसके कारण कोट। तो यानी कि शीत पित्त में जो शीत वायु सेवन है इज द कल्प्रिट। उदर्द में शीतल जल स्पर्श और कफ द्रव्य सेवन इज द कल्प्रिट, एंड द कोठ में वेग विधारण, कृमि, दूषी विष, अति लवण मधुर सेवन, शुक्त सेवन, कांजी और असम्यक वमन इज द कल्प्रिट। इज इट क्लियर टू यू? हाँ जी सर। अकॉर्डिंग टू सिम्टम देखें तो कोथ जो है यानी कि जो गैंग्रीन जैसी या फ्लेयर जैसा उत्पन्न हो जाता है वो उदर्द और कोठ में उत्पन्न होता है। कंडू जो है वो स्पेशली उदर्द और कोठ में होती है। वेदना जो है वो शीत पित्त में ज्यादा होती है, उदर्द में भी थोड़ी बहुत होती है। वमन जो है वो शीत पित्त और उदर्द में होता है। रक्तमंडल जो है वह उदर्द और कोठ में मिलता है। दाह जो है वो उदर्द और कोठ में मिलता है। अन्न का विदाह जो है वो शीत पित्त और उदर्द में मिलता है। लाला स्राव जो है वो शीत पित्त और उदर्द में मिलता है। और ज्वर जो है वह शीत पित्त, उदर्द और कोठ में मिलता है। लेकिन कोठ में होने वाला फीवर जो होता है वो अराउंड 102 और 103 तक होता है, जबकि शीत पित्त और उदर्द में जो फीवर होता है वो माइल्ड ग्रेड फीवर होता है। ठीक है जी? हाँ जी सर। हाँ जी सर। ठीक है। अब आपको दो लाइनों को जब आप इसको ट्रीट करने जाएं तो योग रत्नाकर ने एक्चुअली में इसका चिकित्सा सूत्र लिख रखा है। अभ्यंग
कटुतेलेन, लिख लीजिए, अभ्यंगः कटुतेलेन, स्वेदः च उष्णेन वारिणा, अभ्यंगः कटुतेलेन स्वेदः च उष्णेन वारिणा, तथा आशु वमनम कार्य, तथा आशु वमनम कार्य पटोल अरिष्ट वासकै, सर पटोल के बाद क्या बोले? पटोल अरिष्टक वासकै। ठीक है, अभ्यंग किससे करना है? कटुतेलेन। कटुतेलेन यानी कि महामरीचादि तेल से जो है आपने क्या करना है? अभ्यंग। लेप किसका करना है? त्रिफला और मंजिष्ठा का। घृतपान किसका कराना है? महातिक्तक घृत। फिर आप रक्तमोक्षण भी करा सकते हैं, जहां पर अगर आपको लिमिटेड फ्लेयर दिखाई दे रहा है तो। विरेचन जो है वो आरगवद कपिलावटी। विरेचन किससे कराना है? रघुवत कपिलावती। अरिष्टक, अरिष्टक माने नींब, निम्ब का पर्याय है अरिष्टक। तो वमन किससे कराना है? एकदम सद्यो वमन कराना है, क्योंकि उदर्द में, उदर्द की स्थिति में कराना है, शीत पित्त की स्थिति में मत कराना, है ना। वमन जहां पर उदर्द में कफ का प्रधान हो वहां पर पटोल, वासा, निम्ब और रीठा। रीठा भी जो है दैट इज आल्सो जो है अरिष्टक कहलाता है। पटोल, वासा, निम्ब और रीठा, इसको मिलाकर समान मात्रा में 1 चम्मच दे दीजिए और सद्यो वमन करा दीजिए। शमन करा सकते हैं आप आरोग्यवर्धनी वटी, अमृता गुग्गुल, वात गजांकुश रस, सूत शेखर रस, शीत प्रमंजन रस और लघु सूत शेखर रस। लघु सूत शेखर जो मेरी प्रैक्टिस में है वो बहुत गजब का कार्य करता है। अगर आप देखेंगे इसकी एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी जो है वो प्रूव्ड है। जी सर। मतलब ऐसा नहीं कि हम शास्त्रोक्त, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि भाई रिसर्च पेपर, तो अगर आप देखेंगे तो रिसर्च के द्वारा ये प्रूव्ड है कि लघु सूत शेखर जो है उसमें एंटी हिस्टामिनिक एक्टिविटी जो है या एंटी हिस्टामिनिक प्रॉपर्टी जो है वो पाई जाती है। हाँ जी सर। भूनिम्बादि काढ़ा प्लस मधु, हरिद्राखंड, वर्धमान पिप्पली रसायन, वर्धमान लहसुन। सर वर्धमान लहसुन। हाँ, वर्धमान लहसुन। जी सर। ये काश्यप, अगर आप देखेंगे ना तो लहसुन के ऊपर पूरा एक अध्याय जो है वो काश्यप में है जी। और इतना इतना वास्ट उपयोग बताया गया है लहसुन का कि आदमी जो है वो पागल हो जाता है कि यार को मैं तो लहसुन ही 10-12 किलो लेके रख लूं, यूज करूं। जी जी। एक्चुअली वही मैं कह रहा हूँ ना कि इतना रिच साइंस है, कभी कभी तो ये लगता है कि कितने ड्रग हम यूज कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने क्या किया कि भाई देखो, सिंपल सी बात है कि जो अचीव करना है उसके लिए पर्टिकुलर द्रव्य रखो अपने पास, क्योंकि हम सब कुछ नहीं रख सकते ना। अब आप शीत पित्त व्यंजन रस कहाँ लेने जाएंगे? तो भाई हमको ये सीखना होगा कि भाई इस पर्टिकुलर द्रव्य से मैं ये प्राप्त कर लूंगा, ये एक लक्षण है ना। जैसे कि अब अभी धीरे धीरे, अभी आपको भी जब हम ये सातों धातु कंप्लीट करेंगे तो आपको ये हो जाएगा कि भाई जठराग्नि के लेवल पर मुझे ये करना है, वात पित्त कफ हो। धात्वाग्नि के लेवल पर मुझे जो है वो रसपाचक, रक्तपाचक और ये 7 चीजें यूज करनी है। और फिर अवयव के बल्ले के लिए मुझे ये चीज करनी, तो बहुत लिमिटेड हो जाती है आपकी, क्योंकि आपकी सोच का दायरा बहुत बढ़ जाता है और ड्रग जो है वो बहुत कम होती चली जाती है। ये मैजिक होता है, ये सोच का जादू होता है कि भाई मैं तो सुदर्शन से, जैसे सुरानी सर ने क्या किया कि अपनी प्रैक्टिस से खूब कर लिया, तो वो सुदर्शन से रूक्षण को प्राप्त किया करते थे। उन्होंने कहा कि भाई अगर
अगर रूक्षण करना है तो सुदर्शन लेना। तो जब उन्होंने कहा कि भाई इस व्याधि में मुझे रूक्षण चाहिए पिच्छलता को समाप्त करने के लिए, तो वो सुदर्शन यूज करते थे, बात खत्म हो जाती थी, ठीक है ना। वो क्या करते थे, वो ऐसा नहीं कि वो व्याधि के लिए भाई अब इसमें आता है शीत पित्त आ गया उसने बता दिया, अब जैसे कि आम बात में तो आम बातारी रस है ना, तो ये नहीं चलता। बहुत लिमिटेड होकर मतलब ज्ञान का दायरा बहुत बड़ा, तो जो वो है क्या कहते हैं उसको, ड्रग जो है वो बहुत कम हो जाएगी। और जब ज्ञान बहुत कम हो तो ड्रग का पर्चा पूरा भर जाता है। वो बोलता है डॉक्टर साहब मेरे इधर थोड़ी खुजली भी होती है, अच्छा ठीक है माँ मंजिष्ठादि काढ़ा। फिर वो कहता है डॉक्टर साहब यहाँ कुछ लगाने के लिए, बोले 777 ऑयल फलाना ये, और फिर हो सके तो फिर नारियल का तेल कपूर मिला के भी लगा लेना। बोले वो तो मैं लगा रहा हूँ। अच्छा वो लगा रहे हो तो साथ में ये भी कर लेना, आरोग्यवर्धनी कामुदा गंधक रसायन माँ मंजिष्ठादि सब मिलाकर वो एक पेज भर जाता है। और फिर वो कहते जी मेरे तो पेट में जलन भी होती है, अच्छा ठीक है काम दुधा भी ले लेना साथ में अगर कभी ऐसा लगे तो, और नहीं तो और कुछ ना हो तो एक कैप्सूल जरूर ले लेना सुबह उठ के इतनी दवाई खाएगा। इसलिए ये है कि ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता है ऐसा, लेकिन क्या होता है कि जितना हम अपने सोच को बढ़ाते चले जाते हैं, पढ़ते चले जाते हैं, अभ्यास करते चले जाते हैं, चीजें स्पष्ट दिखाई देने लग जाती हैं, तब हमारा अचीवमेंट जो होता है वो कहता है भाई मुझे तो ये प्राप्त करना है। प्राप्त क्या करना है? 6 उपक्रम है, लंघन, व्रंगण, रूक्षण, स्नेहन, स्वेदन और स्तंभन। उनमें से किसी भी व्याधि में किस अवस्था में क्या यूज करना है उसके आधार पर मैं कोई भी एक द्रव अपने समझ के हिसाब से यूज कर लेता हूं, ठीक है जी। अब एक मैंने आपको और भी बताया है कि जो कई लोग केमिकल्स यूज करते हैं, धूल या गंध से उनको एलर्जी होती है, या एस्प्रिन या सल्फा या पेनिसिलिन ड्रग्स जो है किसी पर्टिकुलर ड्रग से, या आलू या दही का सेवन करते हैं तो जो है उनको अर्टिकेरिया होता है। तो इसके आधार पर अब हम इसकी जो चिकित्सा का पार्ट है वो तो हम पर्टिकुलर जब हम आएंगे, लेकिन रस धातु से इसका संबंध क्या मैं आपको समझा पाया ऐसी मुझे आशा है। जी सर। ठीक है। जी सर, अब एक बिल्कुल। बार इसका एक वो देख लीजिए कि जो संप्राप्ति का चार्ट है, मतलब जो संप्राप्ति घटक है वो कैसे होता है। दोष त्रिदोष, अग्नि मंद, दोष गति वृद्धि, यानी कि गति का मतलब गति 2 प्रकार से हो सकती है, क्षय या वृद्धि। तो यहाँ पर दोष जो है वो कैसे हो रहा है, वृद्ध हो रहा है, त्रियक हो रहा है और शाखा में हो रहा है, ठीक है ना। मतलब ऊर्ध्व अधः और त्रियक में गति जो होगी वो कैसी होगी, देखो भैया पूरा साफ हो रहा है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, साफ करवा रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा हाँ परसों है ना वो, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मम्मी लेना इसको। ये मेरे भाई ने जो है वो ग्रह जो है वो लिया है, अपना मकान लिया है यूएस में। Congratulations, sir. Congratulations sir. Congratulations, sir. Congratulations, sir. Congratulations, sir. Congratulations sir. थैंक यू वेरी मच। Congratulations, sir. तो दोष त्रिदोष हुआ, अग्नि मांद्य की स्थिति हुई। दोष गति को हमने तीनों में देखना होगा, क्षय की वृद्धि तो वृद्धि, ऊर्ध्वअधः और त्रियक तो त्रियक, कोष्ठ शाखा मर्मास्थि तो शाखा। दोष गति वृद्धि त्रियक और शाखा। व्याधि मार्ग बहाए, दूष्य रस एवं रक्त। लिख रहे हैं ना आप? सर रिपीट कर दो। हाँ जी। दोष त्रिदोष, अग्नि मांद्य, दोष गति वृद्धि त्रियक और शाखा, स्त्रोतस रस्व और रक्तवः, स्त्रोतो दुष्टि प्रकार विमार्ग गमन, समुत्थान अमाशय, अधिष्ठान त्वचा, स्वभाव आशुकारी,
ठीक है जी, हाँ जी सर। ठीक है जी, ओके जी, आज इतना ही रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बैटरी जो है वो अब जाने वाली है। सर एक क्वेश्चन है सर प्लीज। यस 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 यस, बोलिए बोलिए। 2 मिनट। हाँ जी हाँ जी। सर मैं यहाँ पे हमारे यहाँ पे लोकल एक दो वैद्य थे, तो मैंने उनके पास ये शीत पित्त उदर्द कोट वगैरह इनका मतलब सीखने का प्रयास किया कि ये क्या कैसे होता है, वर्षा ऋतु में ही क्यों होता है। तो उनका उनका ये कहना रहा कि इसमें आपने रस दोष का जो रस का तो जो करना है मतलब उसमें रक्त दृष्टि को ज्यादा आपने मायने देना है, महत्व देना, आपने रक्त दृष्टि को सही करना है जी। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसमें रस और रक्त को दोनों इकट्ठे लेके चलना है या फिर सिर्फ रक्त को सही करने से ये जो है दर्द को ठीक हो जाएगा। रक्त को सही करेंगे तो रस भी सही हो जाएगा, या फिर रस और रक्त के लिए दोनों के लिए मतलब अलग अलग व्यवस्था करनी पड़ेगी? नहीं 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 नहीं, आपको केवल रस की व्यवस्था करनी है। सवाल ये है कि आपको ये देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, क्योंकि रस और रक्त दोनों साथ में ही परिभ्रमण करते हैं ना, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है कि लेकिन आप रस पाचक देते हो ना, रस पाचक प्लस लघु सूत्र शेखर, आपको रिजल्ट मिलने लग जाएगा। आपको ये हाँ, रक्त को नहीं देखना, आपने जो प्रकोपित दोष है उसकी संप्राप्ति को भंग करके और फिर रस का पाचन करना है, रोगी ठीक हो जाएगा। जी थैंक यू। एक और क्वेश्चन है सर जी। सर 2 पेशेंट है मेरे पास, तो एक है पेशेंट एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का, ठीक है सर। तो वो जो पेशेंट मेरे पास तकरीबन 4 महीने से उसका ट्रीटमेंट चल रहा है जी। तो क्या था कि उसका सारे टेस्ट सीआरपी और जो ये इसका HLA-B27 भी पॉजिटिव था, सीआरपी लेवल भी काफी रेस था, ईएसआर भी काफी रेस था। तो मैंने उसका चिकित्सा मतलब वही लंघन दीपन पाचन शमन से किया, सब कुछ किया। तो पेशेंट के सारे ब्लड इन्वेस्टिगेशन ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गए हैं। सीआरपी जो उसका तकरीबन 115 के करीब था वो अब 15 आ गया है। ईएसआर जो 100 के करीब था वो भी 20-25 के करीब आ गया, और पेशेंट भी काफी अच्छा फील कर रहा है। लेकिन अब दिक्कत ये हो रही है कि उसको जैसे ही ये वायु का संचय प्रकोप और संचय और प्रकोप का जब सीजन शुरू होता है तो उसके बॉडी में जकड़न बढ़ जाती है काफी ज्यादा। तब मुझे आगे नहीं समझ आ रहा कि आगे क्या करना है। उसमें डॉक्टर साहब आपने क्या करना है, हैं। नारसिंह रसायन जैसे ही आ गया ना, आप नारसिंह रसायन स्टार्ट की दीजिए प्रकृति स्थापन के लिए। जी वो भी कर दिया सर मैंने, और परसों से किया है, नारसिंह किया और वो कुष्मांड रसायन दोनों किए हैं सर। ठीक है, नारसिंह जो है वो बहुत अच्छा काम करता है और थोड़ा टाइम लगेगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा पेशेंट। अच्छा नारसिंह बहुत सही किया है आपने और बहुत सही दिशा में गए हैं, वेरी गुड। जी थैंक यू। नारसिंह रसायन इस टाइम दे सकते हैं सर यूजुअली इस मौसम में? हाँ जी, तो नारसिंह रसायन इस मौसम में दे सकते हैं लाइक समर्स में? अब ये भी थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन रहता है। देखिए, प्राकृतिक स्वस्थ व्यक्ति को नारसिंह रसायन कब देना और विकृति के लिए कोई टाइम नहीं होता। ओके ठीक ठीक, इतना ध्यान में रखना है बस, और कुछ नहीं। एक सर मैं पूछा, जैसे आपने अर्टिकेरिया बताया, तो सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट शुड बी यूज when patient complained of urticaria, throat affecting or allergy bronchitis or allergy rhinitis, it should be same or be different sir? मैं आपको सुन नहीं पाया, एक बार रिपीट करेंगे? सर जैसा हम शीत पित्त में यूज करते हैं मेडिसिन, जैसे आपने बताया रसपाचक और लघु शीत का रस, सेम मेडिसिन हम जैसे एलर्जिक रिनाइटिस आता है पेशेंट, तो उसमें भी हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसको फॉलो कर सकते हैं? हाँ, उसमें बस आपने ये देखना है ना कि मतलब जैसे शीत पित्त में आपका जो है वो वात शमन पर ज्यादा जोर होगा, उदर्द में आप जो है वो वासा अरिष्ट वगैरह से सद्य वमन करा के और फिर रस शमन कीजिए। और कोट में जो रक्त तुष्टि हुई है तो तुरंत विरेचन कराकर आरगवद कपिलावटी से, और फिर उसके पश्चात जो है आप सेम रस शमन करना है आप रसपाचक। जी सर एक मैंने पूछना था कि जैसे
जैसे कई पेशेंट होते हैं सर, जैसे अगर कोई वातज विकृति किसी को चल रही है काफी लंबे समय से, जैसे ही वो वात कारक आहार को सेवन करता है, चाहे आप थोड़ा सा ही करे, एकदम मतलब वात बॉडी में ना बिल्कुल तूफान मचा देती है। कफ का कोई रोगी है तो कफज आहार का सेवन करता है, वो एकदम कफ से घिर जाता है। पित्त का है तो पित्त, तो उस हालांकि उसका जो मतलब वो रोग होता है वो लगभग शांति रहता है। जैसे ही उसका आहार उसको मिलता है, वातल या कफज या पित्त, तो वैसे फैलता है। तो उस अवस्था में क्या करना चाहिए? डॉक्टर साहब ये बहुत लंबा हो जाएगा। आपने मुझसे पहले भी एक बार सवाल पूछा था, जो लीन दोष की संप्राप्ति है उस पर काम करना होता है हमको, और ये वैद्य कितना सर्वश्रेष्ठ है कि उसको ये पता हो कि भाई अगर एक्चुअली में क्या होता है कि हमको जब कोई तकलीफ होती नहीं है ना तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं, है ना। जी जी। और जाए भी क्यों भाई, जब मुझे कोई तकलीफ हो ही नहीं रही है। परंतु क्या होता है कि पूर्व में रोगी जब बीमार पड़ा हुआ हो, उसको जब तक आप, इसलिए हम कहते हैं कि समधातु की स्थिति में लाकर लीन दोष जो है वो क्या होता है कि जिसको आप इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं, कि भाई वो उसको अपने अनुसार जब काल मिलेगा तब वो बहुत बुरी तरीके से आपको पीड़ित करने वाला है। ठीक है ना। ये बहुत लंबा है, इस पर हम कभी चर्चा करेंगे, चाहे मतलब अभी चर्चा करेंगे, आई विल टेल यू, क्योंकि इसमें जो कंसेप्ट लगता है वो ऐसे ही लगता है कि धात्वानुसारी, धात्वाश्रयी और धातुगतत्व, इस कंसेप्ट को मुझे आपको समझाना होगा, देन वी रीच फर्दर। ठीक है जी। ओके सर, थैंक यू सर। इसी में सर मैं फंसा हूँ, काफी टाइम से कोशिश कर रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा। हो जाएगा, डोंट वरी। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। टेक केयर ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके।